हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जी माँ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः क्लास को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत राजपूत वंशावलियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और हमने पूरा डिटेल से कई राजपूत वंशावलियों के बारे में डिटेल से चर्चा किया है, जिसमें आपने कई राजवंशों में आपने देखा का पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, इसके अलावा चंदेल वंश, चौहान वंश, चालुक्य वंश, सभी राजवंशों के बारे में हमने पूरा डिटेल से अध्ययन किया था। और इस संदर्भ में हम कश्मीर के राजवंश की बात कर रहे थे। कश्मीर के राजवंश में कल आप लोगों ने कारकोट राजवंश के बारे में पढ़ा था, तो आज हम बात करेंगे कारकोट वंश के पतन के बाद कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना हुई। और कश्मीर में जो उत्पल वंश की स्थापना हुई वह अवंती वर्मन के द्वारा की गई। अवंती वर्मन कारकोट वंश के अंतर्गत ही एक सामंत थे और कारकोट वंश की स्थिति कमज़ोर होने के बाद उन्होंने जो है कारकोट वंश के अंतिम शासक की हत्या कर और कश्मीर में एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे कश्मीर के इतिहास में उत्पल राजवंश के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी कल्हड़ की राज तरंगड़ी से मिलता है। कल्हड़ की राज तरंगड़ी से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी हमें प्राप्त होती है। और अवंती वर्मन के द्वारा उत्पल वंश की स्थापना की गई। अवंती वर्मन एक शक्तिशाली शासक था और इसने लगभग 26 वर्षों तक शासन किया। अगर आप बात करेंगे उत्पल वंश के शासकों की, तो उत्पल वंश में कुल 22 शासकों ने मिल करके लगभग 150 वर्षों तक शासन किया। 22 शासकों ने मिल करके 150 वर्षों 150 वर्षों तक उन्होंने कश्मीर पे शासन किया। और इसके अलावा अवंती वर्मन की बात करेंगे तो यह अपने मंत्री सुर के साथ मिलकर के कुल 26 वर्षों तक शासन किया। और अवंती वर्मन एक महान स्थापत्यकार था, इसके अलावा विद्वान भी था और उसने कई अवंतीपुरम नामक एक नए नगर की भी स्थापना की थी। इसके अलावा उसने कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। अवंतीनाथ मंदिर का भी उसने कश्मीर में निर्माण करवाया था। लेकिन जैसे ही अवंती वर्मन की मृत्यु होती है, अवंती वर्मन की मृत्यु के बाद धीरे धीरे उत्पल वंश में एक तरीके से गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और अवंती वर्मन की बात करेंगे तो यह एक कट्टर वैष्णव था, लेकिन ये शिव की प्रभुसत्ता को भी स्वीकार करता था। कट्टर वैष्णव होने के साथ साथ यह शिव की प्रभुसत्ता को भी स्वीकार करता था। इसके बाद जो अगला शक्तिशाली शासक होता है वह शंकर वर्मन होता है। कौन होता है? शंकर वर्मन होता है। हालांकि प्रारंभिक दौर शंकर वर्मन का ठीक था, लेकिन वह निरंतर लगातार युद्ध में उलझने के कारण उसका राजकोष खाली हो गया और राजकोष को भरने के लिए उसने मंदिरों को लूटना शुरू किया। मंदिरों को लूटने के अलावा उसने शिक्षा पर दिए जाने वाली राशि में भी कटौती कर दी, जिससे जनता की नज़र में उसकी छवि खराब होने लगी और वह एक लुटेरे तथा अत्याचारी शासक के रूप में उसकी एक जनता के सामने छवि बनने लगी। इसके अलावा धीरे धीरे अब यहाँ से उत्पल वंश का पतन प्रारंभ होने लगता है। आगे चल कर के उत्पल वंश का एक और महत्वपूर्ण शासक होता है और वह था क्षेमेंद्रगुप्त। क्षेमेंद्रगुप्त की अगर समय की बात करेंगे तो क्षेमेंद्रगुप्त का जो विवाह हुआ था वो लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा के साथ उसका विवाह हुआ। और राजकुमारी दिद्दा ने आगे चल कर के कश्मीर के इतिहास भारत के इतिहास में सबसे प्रमुख शक्तिशाली महिला शासकों का नाम अगर किसी पर आता है तो सबसे पहले महारानी दिद्दा का ही नाम लिया जाता है। महारानी दिद्दा ने कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। लेकिन आगे चल कर के लगभग 1022 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। और जैसे ही महारानी दिद्दा की मृत्यु होती है वैसे ही आप देखेंगे तो इस उत्पल वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है।
और बाद में उत्पल वंश के अवशेषों पर ही, उत्पल वंश के ही अवशेषों पर आप देखेंगे तो कश्मीर में एक लोहार वंश की स्थापना होती है। लोहार वंश के बारे में हम पूरा डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर हमने चर्चा किया। तो अब इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।